नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2023 से पहले हम सब एटीसी के इन्वेस्टमेंट पूरा करना चाहते हैं ताकि हमें 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट मिल सके। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियोस के अंदर जो गलत फहमियां लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं या उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है कहीं से एटीसी के रिगार्डिंग। लोग गलत जगह पर इन्वेस्ट कर बैठते हैं और बाद में जब उन्हें रिटर्न्स फाइल करते समय अपने सीए से या अपने अकाउंटेंट से पता लगता है कि ये वाली रिबेट उन्हें एटीसी में मिल ही नहीं सकती थी या कोई ऐसी रिबेट जहां वो चूक गए हैं, उन्हें मिल सकती थी लेकिन उन्होंने ली नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों का आज के वीडियो में खुलासा करेंगे। एटीसी की रिबेट, एटीसी के सब सेक्शंस भी हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो मेन हम जानते हैं कि एटीसी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की एक साल में आप अपनी इनकम में छूट ले सकते हैं। यानी जो स्कीम्स एटीसी के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं, या उससे ज़्यादा अगर आपने जमा करवाया है तो कोई मैटर नहीं है। मान लीजिए आपने पीपीएफ में 1.5 लाख जमा करवाया, संयुक्त कन्या समृद्धि अकाउंट में भी 1.5 लाख जमा करवाया, तो भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट मिलेगी। आप अपनी टोटल इनकम में से 1.5 लाख रुपए घटा के उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर स्लैब आपकी टैक्स ब्रैकेट्स लगेंगी, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अब वो चीज़ें जो गलत फहमियां पैदा कर रही हैं, ये जो 2-3 स्कीम्स कॉमन है वो हम सब जानते हैं। पीपीएफ के अंदर आप एटीसी का रिबेट ले सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आप एटीसी का रिबेट ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप एटीसी का रिबेट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए कि जिस साल आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटीसी का रिबेट मिलता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के कमेंट्स जो आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये सवाल है कि सर हमने लास्ट ईयर SCSS अकाउंट ओपन किया था, तब क्या अगले 5 साल तक हमें इसका रिबेट मिलता रहेगा एटीसी का? ऐसा नहीं होता। कोई भी स्कीम, कोई भी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, जब आपने इन्वेस्ट किया उस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर की जब रिटर्न्स आप फाइल करेंगे तो आपको एटीसी का रिबेट मिलेगा। अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको फिर से एटीसी का रिबेट लेना है तो कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी होगी उन स्कीम्स में जो एटीसी के लिए एलिजिबल हैं। एटीसी के लिए सभी स्कीम्स एलिजिबल नहीं होती। एटीसी के लिए कौन सी स्कीम्स एलिजिबल है, सबसे पहले उनके नाम जानना आपके लिए जरूरी है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसए यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ईएलएस इसके लिए एलिजिबल, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, एफडी इसके लिए एलिजिबल होती है लेकिन वो 5 साल की ही होनी चाहिए। 5 साल की एफडी या कभी कभी 3 साल की स्पेशल टैक्स सेवर एफडीज लॉन्च की जाती हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होती हैं। तो एफडी अगर आपने 1 साल की, 2 साल की या स्पेशल कभी आ जाती है 222 दिनों की, 444 दिनों की एफडी, वो सब इसके लिए एलिजिबल नहीं होती। 5 साल की एफडी को आप कॉमनली याद रखिए कि एटीसी के लिए एलिजिबल होती है। वो बैंक की एफडी हो सकती है, प्राइवेट बैंक की, सरकारी बैंक की, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में करवाई हुई। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में एफडी करवाई थी, मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी को उधार दिया, लोन दिया, अपने उसको एफडी के रूप में ट्रीट कर लिया बुक्स के अंदर, वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ जो बैंक और पोस्ट ऑफिस को आपने डिपॉजिट दिया है एफडी के रूप में, टर्म डिपॉजिट के रूप में, वही एटीसी के लिए एलिजिबल होता है। होम लोन का जो रीपेमेंट करते हैं आप, जो आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन है वो एटीसी के लिए एलिजिबल होता है। आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हैं, वो एटीसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसमें जब भी आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 साल में 25,000 रुपये स्कूल फीस पे की है, सपोज एक एग्जांपल है, 25,000 रुपये फीस पे की है, तो उसमें सारा हिस्सा ट्यूशन फीस का नहीं होता। उसमें अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, कोई अमलगमेशन फंड्स हैं, कोई और खर्चे हैं स्कूल के। तो जितना पोर्शन स्कूल की जो फी रिसीट्स है उसमें ट्यूशन फीस के रूप में लिया गया है 25,000 में से, वही रकम आप एटीसी के लिए एलिजिबल मान पाएंगे। एनपीएस का डिडक्शन एटीसी के लिए एलिजिबल है। एक्स्ट्रा 50,000 की, 1.5 लाख रुपए तक की तो जो रिबेट एटीसी की है वो है ही, उससे अलग 50,000 की आपको एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाती है एटीसीसी-डी के अंदर। एनपीएस के लिए ये एलिजिबल है। एलआईसी प्रीमियम कोई आपने पे किया है वो एलिजिबल है। यूएलआईपी इसके लिए एलिजिबल है। अटल पेंशन योजना के अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी एटीसी एलिजिबल होता है। एक एटीसी एलिजिबल जो योजना नहीं कहूँगा, खर्चा जो आपका है वो आप भूल जाते हैं, वो बहुत लोगों को नहीं पता है।
वो है आप अगर कोई घर खरीदते हैं उसके जो भी रजिस्ट्रेशन, घर खरीदा हो, कोई प्लॉट बाय किया हो, उसके जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो स्टैंप ड्यूटीज आपने पे की हैं, वो एटीसी एलिजिबल होती हैं, उसकी छूट आप ले सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अगर कोई आप एक्सटेंड करवाते हैं वो भी एटीसी एलिजिबल होता है। मान लीजिए पहले आपने 5 साल की एफडी करवाई थी, वो मैच्योर हो गई, आपने उसी को रीन्यू कर लिया, फर्दर वो 5 साल के लिए री इन्वेस्ट हो गया है, वो भी एटीसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यही काम अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करते हैं वो एटीसी एलिजिबल नहीं होता। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने पे की है, जब पहली बार आपने अकाउंट ओपन किया, वो तो एटीसी के अंदर आता है। लेकिन अगर 5 साल पूरे होने के बाद आप फर्दर 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड करते हैं, वो एटीसी एलिजिबल नहीं होता। पीपीएफ का जो एक्सटेंशन है, 15 साल का अकाउंट है, उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंशन में कन्वर्ट करते हैं, एक्सटेंडेड अकाउंट वो बन जाता है आपका, लेकिन एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट है, तो कोई एटीसी का आपको रिबेट उसके अंदर नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी, इन दोनों के अंदर मेजर फर्क यही है कि एफडी का एक्सटेंशन अगर वो 5 साल के लिए है वो एटीसी एलिजिबल होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक्सटेंशन एटीसी एलिजिबल नहीं होता। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना के अंदर किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट एटीसी के अंदर मान्य नहीं होता। केवीपी, आरडी और एमआईएस, किसान विकास पत्र, रेकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम, इन 3 योजनाओं के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट भी एटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो किसी के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।